गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं यादव सर। एसीएफ रेंजर एग्ज़ाम 2020 की तैयारी के लिए हम अर्जुना क्लासेस में के बैनर तले उपस्थित हुए हैं। बेटा, ये बहुत ही सुंदर स्वर्णिम अवसर है। इतनी सुंदर पोस्ट जिसकी बहुत दिनों से मेरे ख्याल से हर एक विद्यार्थियों को इंतज़ार था, और 178 पोस्ट व्यापम द्वारा आयोजित किया गया है। इसकी तैयारी कराएंगे बेटा। जो सिलेबस आपके सामने देखे होंगे आपने, जो सिलेबस फिजिक्स का, वो ऊपरी सिलेबस है। कैसा सिलेबस है? बहुत ही ऊपर से है बेटा। हमको उसकी बहुत ही डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, तब हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। और अगर हम सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, आउटलाइन टाइप के पढ़ेंगे बेटा, तो हम एग्ज़ाम को फाइट नहीं कर पाएंगे, है ना। एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, हम सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपको बहुत डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, और इसके लिए आपको एक्सपीरियंस टीचर चाहिए। और मैं 2016 एसीएफ में की तहत से लगातार 17 में भी तैयारी कराया हूँ और 2020 में भी तैयारी करा रहा हूँ बेटा। हमारे बहुत सारे पुराने बच्चे एसीएफ सेलेक्टेड हैं। 2016 में आशीष राव पूरे छत्तीसगढ़ में 3rd रैंक प्राप्त किया था। ये आपको ध्यान रखना। आप देखेंगे इस तरीके से हम डिजाइन करते हैं सिलेबस को कि किस तरीके से क्वेश्चन पैटर्न पर ध्यान दिया जाए। जो टॉपिक पढ़ाएंगे बेटा, जिस तरीके से आपको तैयारी कराएंगे, उसको आप बस उसी तरीके से आप फॉलो करते जाइए, उसी तरीके से पढ़िए। आप देखिएगा पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन आएंगे बेटा इस साल। 22 क्वेश्चन हूबहू आपको हमारे नोट से आपको मिल जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना बेटा। हमको इसको बहुत अच्छे से करना है। अगर हम आपको एक नंबर भी जारी करेंगे, है ना, जिसमें डाउट आपके जो भी दुविधा है, डेली हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, आप उसमें अपनी डाउट पूछ सकते हैं। एवरी वीक टेस्ट आयोजित किया जाएगा, ताकि आपके जो पढ़े हो आप उसको चेक कर सकते हो किस तरीके से प्रोग्रेस हुआ है, ठीक है बेटा। तो मैं आपको फिजिक्स की तैयारी कराऊंगा। आज हम फिजिक्स में कुछ पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं? कुछ पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। देखिए, एक छोटा सा डिस्कशन बता रहा हूं। हम सिलेबस के अनुसार हमारे पास क्या है, देखिए, एक टॉपिक क्या है, प्रकाश, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। ये जो ऑप्टिक्स है ना, जो प्रकाश है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसका खोज किसने किया बेटा? मैक्सवेल ने। किसने किया? मैक्सवेल ने। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये बहुत ही वास्ट रेंज होता है इसका। हम इसके कुछ पार्ट को ही देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं? कुछ पोर्शन को ही देख पाते हैं बेटा, है ना। इसमें दोनों प्रकार के लाइट समूहित रहते हैं, जो हमको विजुलाइज नहीं हो पाता है, और बहुत सा जो है ना, ये आपको ध्यान रखना, जो विजुलाइज नहीं होता है उसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, और जो लाइट हम देख पाते हो बहुत ही छोटा सा पोर्शन होता है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जो लाइट है उसका, है ना। पूरे हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? मैं आपको इसका ट्रिक बता देता हूँ याद करने के लिए। इसको याद करिए, रमी वॉक्स जी। ये आपको ध्यान रखना। इस तरीके से आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं पूरा का पूरा। ये आपको ध्यान रखना, है ना। रमी वॉक्स जी, ऐसा याद करिएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर हो गया? अब मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। R फॉर रेडियो वेव, M फॉर माइक्रोवेव, I फॉर इंफ्रारेड, V फॉर विजुअल लाइट, U फॉर अल्ट्रावायलेट रेस, X फॉर एक्स रे, और G फॉर गामा रेस, है ना। हम गामा रेस को हमने G लिखा है ना, सिंबल के रूप में नहीं लिखा बेटा, याद रखिएगा, ठीक है।
ये है इसका ट्रिक याद करने का, ये आपको ध्यान। अगर मैं रेडियो वेव से गामा वेव्स की ओर मूव करूं, कहां से कहां बेटा, रेडियो वेव से अगर मैं गामा वेव्स की ओर मूव करता हूं, तब इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, यानी कि आवृत्ति बढ़ती है। क्या बढ़ती है, आवृत्ति बढ़ती है। और अगर मैं गामा से रेडियो वेव की तरफ मूव करता हूं, तब तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ का जो मान होता है वो इंक्रीज होता है बेटा। क्या होता है, इंक्रीज होता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर हम रेडियो वेव से गामा की ओर चलते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, गामा से रेडियो वेव की ओर मूव करते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। हमको जो स्टडी करना है वो है विजुअल लाइट। कौन है बेटा, विजुअल लाइट, ये आपको ध्यान रखना। इसी को हम लोग बोलते हैं दृश्य प्रकाश। क्या बोलते हैं, दृश्य प्रकाश। ये जो रेंज होता है इसको हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, है ना, ये आपको ध्यान रखना, विजिबल लाइट। क्लियर हो गया बेटा, क्या बोलते हैं इसको, विजिबल लाइट, ये आपको ध्यान। दृश्य प्रकाश क्या बोलते हैं, दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ये जो दृश्य प्रकाश है हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना, दृश्य प्रकाश। अब ये जो दृश्य प्रकाश होता है ये वास्तव में 7 रंगों से मिलकर बनता है। क्या, किस रंगों से मिलकर बनता है, 7 रंगों से, जिसको हम लोग कैसे याद करते हैं, याद करिए, बचपन से आपने याद करते हैं, विग्योर, VIBGYOR। अब आप सोच रहे होंगे सर पढ़ तो रहे हैं विग्योर और लिख रहे हैं उल्टे डायरेक्शन में, तो बेटा हम इस स्पेक्ट्रम के हिसाब से लिख रहे हैं। अगर हम इंडिको के बाद अगर हम विजुअल लाइट में जाएंगे तो सबसे पहला जो कलर आपको मिलेगा वो मिलेगा रेड, और अगर इस विजुअल लाइट का अंतिम सिरे को देखेंगे तो वो क्या मिलेगा, वायलेट। इस हिसाब से लिखा गया है ना। जनरली हम इस विजुअल लाइट को कैसे याद करते हैं बताइए, विग्योर, और आप विग्योर को आपने ऐसा याद किया होगा, ये आपको ध्यान रखना, ये दृश्य प्रकाश है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर। लेकिन हमको इस स्पेक्ट्रम के माध्यम से भी आपको पता होना चाहिए कि रेड इंफ्रारेड के जस्ट बाद आता है और वायलेट जो होता है अल्ट्रा वायलेट रेड के जस्ट पहले आता है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर, ठीक है। ये जो दृश्य प्रकाश मैंने जो लिखा है, ये जो भी है इसको बोलते हैं बेटा वायलेट। वायलेट यानी कि बैगनी रंग। कौन सा रंग बेटा, बैगनी रंग। और आर को क्या बोलते हैं बेटा, रेड। रेड मतलब लाल रंग, ये आपको ध्यान रखना, लाल रंग। क्लियर। लाल रंग जो होता है इसका जो वेवलेंथ होता है बेटा वो होता है 7800 एंगस्ट्रॉम। और जो बैगनी रंग होता है इसका वेवलेंथ होता है 4000 एंगस्ट्रॉम, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर। तो इस तरीके से इसका आपको रेंज पता चल गया है ना, ये आपको ध्यान रखना। अब यहां से हम एक छोटी सी बात और जानकारी कर सकते, ये भी आपने देखा होगा, ये जो क्वेश्चन है ये भी एसीएफ में पूछा जा चुका है कि दृश्य प्रकाश का जो रेंज है कितना से कितना होता है। एसीएफ में आ चुका है बेटा, आप ध्यान से देखिएगा, पूछा जा चुका है कि दृश्य प्रकाश का रेंज क्या होता है, इसलिए आपको ये डाटा एकदम परफेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा हमने क्या बोला था, यहां पर ध्यान से देखिए इसको। अब आपको ये दो बातें जो मैंने लिखा है ये मैं आपको क्लियर कराना चाहता हूं। कौन सी दो बातें बेटा, कि वेवलेंथ इधर से इधर जाने पर कैसे बढ़ता है। देखिए वायलेट से हम रेड की ओर जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रहा है, देखिए कितना 4000 से 7800। अब आपको कभी तकलीफ नहीं होगा, क्यों सर ने उल्टा लिखा। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेड से वायलेट की ओर बढ़ती है। अगर हम इस वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में चेंज करना चाहें, किस में चेंज करना चाहें, फ्रीक्वेंसी में, तो कैसा करते हैं, तो ये होता है C = F × लैम्डा, F × लैम्डा, ये आपको ध्यान रखना बेटा। तो हमको अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए F तो C/λ।
ये जो एफ है बेटा ये फ्रीक्वेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। ये आपको ध्यान रखना। आवृत्ति जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आवृत्ति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो देखो अगर हम वेवलेंथ को अगर इंक्रीज करेंगे, ये इंक्रीज के एरो लगा दिया बेटा, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा? यहां से डिक्रीज हो जाएगा। देख लीजिए अच्छे से, है ना? ये आपको ध्यान। तो वेवलेंथ जब बढ़ता है तो आवृत्ति कम होती है, यानी लाल रंग की आवृत्ति क्या होगी? कम होगी। लाल रंग की आवृत्ति कम होगी। इसीलिए हम देखो इधर से इधर जाते हैं, यानी कि रेड से वायलेट जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बढ़ती है। जब वायलेट से हम रेड की ओर आते हैं तो वेवलेंथ क्या होता है? बढ़ता है। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आपको ध्यान। ये जो सी है बेटा, ये क्या कहलाता है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। इसका वैल्यू कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप सबको पता है कि जो प्रकाश होता है अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, वो निर्वात में भी गमन कर सकता है ना? माध्यम में भी गमन कर सकता है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है माध्यम की आवश्यकता, कहीं भी गमन कर सकता है ना भाई? ये आपको ध्यान रखना। और उसका वेग कितना रहता है? ये निर्वात में उसका वेग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे जैसे माध्यम बदलता है तो प्रकाश का वेग भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। ठीक है, इसका बाद में अपन डिस्कशन करें। यहां पर एक और चीज ध्यान रखने की बात है, ये येलो, वाई फॉर येलो। येलो जो कलर होता है जिसको हम लोग पीले रंग बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? पीले रंग, है ना? ये हमारे आई के लिए बहुत ही ज्यादा हाईली सेंसिटिव होता है। क्या होता है? हाईली सेंसिटिव। और इसका जो वेवलेंथ होता है वो होता है 5500 एंगस्ट्रॉम। 5500 एंगस्ट्रॉम, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? तो 5500 एंगस्ट्रॉम होता है। ये हमारे आई के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, वाणिज्य वाहन होते हैं, वो सब पीले रंग से पेंट किए हुए होते हैं, है ना? आपने स्ट्रीट लाइट में भी देखा होगा येलो रंग का कलर, क्योंकि हमारे आई के लिए बहुत ही हाईली सेंसिटिव होता है। बहुत ही ज्यादा हाईली सेंसिटिव होता है येलो रंग आई के लिए। और वेवलेंथ, है ना? और वायलेट और रेड, वायलेट और रेड, ये हमारे आई के लिए उतनी ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता, अर्थात कम सेंसिटिव होता, बहुत ही कम सेंसिटिव होता। अगर मैं इसको ग्राफ के माध्यम से अगर आपको समझाना चाहूं तो देखिए बेटा, ऐसे समझ सकते हैं अपन लोग। मैं यहां ले लेता हूं वेवलेंथ एक्स एक्सिस में, आंख की सुग्राहिता, आंख की सुग्राहिता, ठीक है बेटा? आंख की सुग्राहिता, ठीक है? सेंसिटिविटी ऑफ आई। तो अगर मैं इस सेंसिटिविटी आई और वेवलेंथ के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो देखिए कैसा आएगा इसका ग्राफ। इस तरीके से आपको दिखाई देगा, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यानी यहां पर वेवलेंथ कम है। ये कौन होगा? वायलेट होगा, जिसका वेवलेंथ कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है बेटा? 4000 एंगस्ट्रॉम। यहां पर वेवलेंथ क्या होता है? बहुत ज्यादा। ये कितना होगा? 7800 एंगस्ट्रॉम। ये रेड के लिए होगा, है ना भाई? हमको आंख के लिए बनाना है। आंख से हम देखते क्या है? केवल विजुअल लाइट ही तो सीन होता है, बाकी ये सब लाइट तो हम देख ही नहीं पाते ना अपनी इस आई से। उसको देखने के लिए हमको स्पेशल डिटेक्टर्स की मदद की जरूरत पड़ती है। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? इसीलिए हम लोग केवल यहाँ पर विजुअल लाइट को ही शो कर रहे हैं। अब मन में डाउट नहीं होना चाहिए ये सब क्यों शो नहीं किए। समझ में आया? किसकी सेंसिटिविटी बता रहा हूँ? आई का, है ना? सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी किसकी होती है? येलो रंग की। तो ये येलो कलर आ गया यहाँ पास, और इसका वेवलेंथ कितना होगा? 5500 एंगस्ट्रॉम। ये आपको ध्यान, 5500 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा इसकी सेंसिटिविटी। ठीक है बेटा? ये आपको ध्यान रखना। हाँ, ये इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना, प्रकाश को, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है? किसकी खोज किसने किया ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इसका फैक्ट। ठीक है? गुड।
चलिए, है ना, एक और छोटी सी चीज़ पर आज डिस्कस करते हैं जो हमेशा बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं फ़ोन में, है ना। बहुत सारे बच्चों ने डाउट के रूप में पूछा कि सर समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है ना, उसमें हम अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उस दर्पण की ऊंचाई, है ना, उस दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं आपको बहुत डिटेल में आपको समझाता हूँ। देखिए, है ना, ये है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा मिरर ले लेते हैं। ये देखिए, एक बहुत बड़ा क्या ले रहा हूं मैं, मिरर। क्या ले रहा हूं बेटा, बहुत बड़ा मिरर। अब कोई भी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है। ये व्यक्ति है, ठीक, यानी कि ये क्या कहलाएगा हमारे लिए, पर्सन। ये पर्सन हो गया, है ना। ये एक व्यक्ति है। ये जो व्यक्ति है इसका हाइट कितना है, इस व्यक्ति का ये हेड है, ये वाला पॉइंट, हेड ले लेते हैं। चलिए इसको स्मॉल एच लिख देता हूँ, है ना। उसके हेड को क्या लेता हूँ, स्मॉल एच। ये उसका क्या कहलाएगा, आई, और ये उसका क्या हो गया, लेग, ठीक है। अब हम समतल दर्पण की कुछ बेसिक चीजें जानते हैं। अगर ये दर्पण से x दूरी सामने है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितना बड़ा बनता है, दर्पण, है ना। समतल दर्पण के द्वारा इस व्यक्ति का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, सेम साइज का बनता है। और दर्पण के सामने जितने दूरी पर है उतनी ही दूरी पर पीछे दर्पण के पीछे बनेगा, x दूरी पर। तो इसको हम थोड़ा रफली नाप लेते हैं। ये देखिए, मैं रफली नाप लेता हूं, है ना। ये देखिए, ये, ताकि आपको जज करने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए, ये हमने नाप लिया रफली, है ना। ये आपको तो x डिस्टेंस भी यहां है, तो इमेज भी कहां बन रहा है, x डिस्टेंस पर। देख लीजिए, ठीक, ये x डिस्टेंस पर यहां बन रहा है इमेज। क्लियर हो गया, सेम डिस्टेंस लेना है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होता है, जिस हाइट का पर्सन होता है उसी हाइट का इमेज बनता है। जिस हाइट का पर्सन होता है उसी हाइट का क्या बनेगा, इमेज। यानी इसका इमेज भी क्या होगा, सेम साइज का होगा। ये भी आपको पता चल गया, ये है ना, क्या बनेगा, सेम साइज का। ये आपको ध्यान रखना। यानी अगर यहां हेड है तो ये इसका इमेज का हेड होगा, ये आपको, ये इसका लेग है तो ये लेग का इमेज होगा, है ना। हमने इस पर्सन के दो एक्सट्रीम पॉइंट को ले लिया, दो अंतिम सिरे को ले लिया, उसके सिर को ले लिया और उसके पैर को, हेड और लेग्स को, ठीक है। अब हमको पता है इमेज बनता कैसे रियल में। तो आप सब कोई जानते होंगे कि वस्तु से जो चलने वाली किरणें होती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, है ना, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जब वो रेज हमारे आई में प्रवेश करता है तब हमको उस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्लियर। तो देखिए, यानी ये हेड से चलने वाली रेज परावर्तन के पश्चात कहां आना चाहिए, आई में। देख लीजिए, ऐसा, है ना। ये यानी हेड से जो चलने वाली रेज है परावर्तन के पश्चात कहां आना चाहिए भाई, परावर्तन के पश्चात हमारे आंखों में क्या होना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए, तभी तो हमको दिखाई देगा। ये है। अब दूसरा क्या होना चाहिए, इस पैर से यानी कि लेग से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात हमारे आंखों में क्या होना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए। हमारी आंखों में क्या होना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए। ये देखिए, पैर से चलने वाली किरण है, रेस देख लीजिए, एरो, ये परावर्तन के पश्चात कहां जाना चाहिए, हमारी आंखों में प्रवेश करना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। देख लीजिए हमारी आंखों में प्रवेश कर रहा है कि नहीं। तो परावर्तन के पश्चात रेस को कहां जाना चाहिए, आंखों में, है ना, तब आपको दिखाई देगा। यानी इस पूरा व्यक्ति का अपना खुद का जो प्रतिबिंब है वो इस दर्पण में देख पा रहा होगा। अब ये जो दर्पण है, इस दर्पण की ये हाइट से हमको कोई लेना देना नहीं, इस हाइट से हमको कोई लेना देना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है, है ना।
इधर के लिए भी ये हमको कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी हमको कोई ज़रूरत नहीं है। यानी इतना बड़ा दर्पण में ही हमको इस व्यक्ति जो है अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। ये आपको ध्यान रखना, इस पूरा प्रतिबिंब देख सकता है ना। हमको इतना बड़ा मिरर की ज़रूरत नहीं है अपना पूरा प्रतिबिंब देखने, इतने से छोटे से इतने इस दर्पण की हाइट से ही वो पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। अब हमको इसकी हाइट निकालना है, इसकी मिनिमम हाइट क्या होनी चाहिए, हमसे क्या पूछेगा, देखिए फाइंड द मिनिमम हाइट ऑफ वर्टिकल हाइट है ना। फाइंड द मिनिमम हाइट ऑफ वर्टिकल मिरर so that a person of height age can see his full image। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो अपना वो पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए है ना, दर्पण की न्यूनतम हाइट क्या होनी चाहिए। जब व्यक्ति की हाइट कितना लिए हैं, h, ये हमको ध्यान। तो व्यक्ति की हाइट कितना है, यहां से यहां तक देख लीजिए, ये h हो गया, ये आपको ध्यान है ना, ये h है। तो इस दर्पण की न्यूनतम हाइट क्या होनी चाहिए, इसीलिए बोला ना अपने को ये हाइट से हमको कोई मतलब नहीं, इतने में हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, देखो H डैश E L डैश है एक ट्रायंगल, H डैश E L डैश, ये ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं, हाँ। इस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है H डैश E L डैश का देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस ट्रायंगल की इस हाइट का, इस साइड का, इस भुजा का, ये क्या है, मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट है। क्या है बेटा, मिडिल पॉइंट है, ये आपको। उसी प्रकार ये जो साइड है, इसका भी ये क्या कहलाएगा, मिडिल पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा। अब सोच रहे हो क्यों, तो क्यों आपको याद होगा, ये दर्पण से जितने दूरी पर इधर है, दर्पण से उतनी दूरी पर यहाँ प्रतिबिंब मर रहा है। इसका कहने का मतलब क्या है, ये मिडिल पॉइंट होगा, मिडिल पॉइंट होगा इस साइड का, याद रखिएगा, मध्य बिंदु होगा। अगर किसी भी ट्रायंगल के दोनों मिडिल पॉइंट को इस तरीके से अगर हम एक लाइन से ज्वाइन कर दें, तो ये लाइन क्या होगी, समानांतर लाइन होगी। ये क्या होगा, समानांतर होगा। किसका समानांतर होगा, उस त्रिभुज के तीसरे साइड, थर्ड साइड, यानी इस वाले के साइड के क्या होगा, समानांतर होगा। ये आपको ध्यान रखना, ये जो लाइन है ना, इस थर्ड साइड के पैरेलल होगा, ठीक है। ये कौन बोलता है, हमारा थ्योरम बोलता है, ये आपको ध्यान, ठीक। कैसे थ्योरम होता है, देखिए मान लो अगर कोई ट्रायंगल है हमारे पास ऐसा, और इस ट्रायंगल के अगर मिडिल पॉइंट, ये जो मिडिल पॉइंट है ना, इन दोनों पॉइंट, मिडिल पॉइंट को अगर आप ऐसा ज्वाइन करा दें, तो ये जो लाइन बनती है वो उस ट्रायंगल के तीसरे साइड के समानांतर, यानी ये दोनों क्या होंगे, लाइंस पैरेलल होंगे, पी और पैरेलल, ये आपको ध्यान रखें, ठीक है। क्या होंगे, पैरेलल। साथ ही साथ ये जो थर्ड साइड है, इसका जितना भी लेंथ होगा, मान लो मैं इसका लेंथ L मान लिया, तो ये जो पैरेलल साइड है ये वाला, इस लेंथ का क्या होता है, आधा। यानी इसका कितना होगा, जितने हाइट का व्यक्ति है उतने हाइट का क्या बनता है हमारा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है H। तो इसका जो हाइट होगा इस मिरर का, न्यूनतम हाइट कितना होगा, इसका आधा, यानी h/2, h/2। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो मिनिमम हाइट कितना हुआ मिरर का, मिनिमम हाइट ऑफ वर्टिकल मिरर है ना, इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/2 गुणित हाइट ऑफ पर्सन, हाइट ऑफ पर्सन। हाइट ऑफ पर्सन कितना बेटा, h,
तो ये आंसर कितना है h/2, ये आपको ध्यान रखना। तो इस तरीके से हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। इससे आपको समझ में आ रहा होगा हम कितनी डेप्थ में पढ़ाई करना चाहते हैं। हर चीज सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा, हमारे दिमाग में समझने के लिए भी तो होना चाहिए ना कुछ चीजें। तो ये आपको ध्यान रखें। इसलिए मैं आपको इसको बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से प्रूव करके आपके सामने दिखाया हूं। एक छोटा सा और देखते हैं समतल दर्पण की, है ना। ये है, ये भी प्रॉपर्टी बहुत, मैं ऐसे चीजों को अभी डिस्कशन में ले रहा हूं जो मेरे से बार बार बच्चे फोन करके पूछते रहते हैं, डाउट्स क्लियर कराते हैं, सर इसका प्रूफ नहीं दिया हमारे बुकों में, आप इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, चलिए एक और लेता हूं बेटा। देखिए क्या ले रहा हूं, ये हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर। ये क्या है, प्लेन मिरर। ये आपको ध्यान, ये इंसिडेंट रे बेटा, ये क्या है, इंसिडेंट रे, आपतित किरण बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, है ना। अब ये क्या होगा, जैसे मिरर से टकराएगा क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। ये परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, इसको मैं R1 दे दिया, है ना। अब यहां पर क्या कर देते, पहले एक नॉर्मल ड्रॉप कर देते बेटा, ये नॉर्मल। तो ये नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे होता है वो क्या बनाएगा, आपतन कोण। और ये क्या बनेगा, नॉर्मल के साथ परावर्तित किरण क्या बनाता है, परावर्तन कोण। और आपको पता है ना, समतल दर्पण की नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए हमने इसको आई लिखा है, तो इसको भी हमने आई लिख दिया। ठीक, अब प्रश्न क्या बनता है कि इंसिडेंट रे को फिक्स कर दे। क्या कर दे बेटा, इंसिडेंट रे को फिक्स कर दे और दर्पण को थीटा कोण घुमा दे। क्या बोलता है बेटा, दर्पण को थीटा कोण घुमा दे तो परावर्तित किरण कितना घूम जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। आपको पता है इंसिडेंट रे को फिक्स करना है, हमने दर्पण को क्या कर दिया, थीटा कोण घुमा दिया। तो वास्तव में इसका क्या हो गया होगा, इसका नॉर्मल, इस दर्पण पर जो नॉर्मल होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये पहले नॉर्मल था बेटा, N1 लिख देता हूं, बाद के नॉर्मल को क्या लिख देता हूं, N2, ये बाद का नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा, है ना। और कितना शिफ्ट होगा, जितना हमने दर्पण को घुमाया है। ये आपको ध्यान रखना, यानी आपतित किरण के लिए अब जो नया नॉर्मल होगा वो ये हो जाएगा। और ये इनके बीच कितना कोण बनेगा, आई तो पहले बन रहा था और थीटा आगे बढ़ गया है, तो ये होगा बेटा I प्लस थीटा। कितना कोण होगा, I प्लस थीटा। यही आपको समझना, चूंकि नॉर्मल थीटा कोण आगे चला गया है, थीटा कोण क्या चला गया है, आगे चला गया है, तो परावर्तित कोण भी क्या होगा, परावर्तित जो किरण है वो भी चेंज हो जाएगा। अब परावर्तित किरण कहां हो जाएगा, यहां आ जाएगा बेटा, ये नया परावर्तित किरण होगा, है ना। ये आपको ध्यान, और इनके बीच का कोण कितना बनेगा, ये बनेगा कितना, जितना आपतन कोण होता उतना ही परावर्तन कोण, यानी I प्लस थीटा, I प्लस थीटा। ये आपको ध्यान रखना, क्लियर। हमको क्या पूछेगा कि दर्पण को जब हम थीटा कोण घुमाते हैं तो ये परावर्तित किरण कितना विस्थापित हो जाएगा, कितना विस्थापित हो जाएगा, कितना विचलित हो जाएगा। ये आपको, इसको हम लोग डेल से प्रदर्शित कर देते हैं। ये आप, हमको इसी डेल का मान निकालना है। तो डेल का मान कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। अब ध्यान से देखो, समझ में आ रहा होगा। देखो ये यहां से यहां तक कितना है, I प्लस थीटा। अब इसको पूरा यहां से जोड़ देते हैं तो I प्लस थीटा, यानी टोटल कितना हो गया, 2I प्लस थीटा हो जाएगा बेटा। अब हमको क्या चाहिए, हमको तो ये चाहिए यहां से यहां तक का मान, ये वाला चाहिए ना बेटा, डेल कितना परावर्तित किरण विस्थापित हुआ है। तो हमको इतने को हमको यहां से यहां तक को घटाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, इतना कितना होगा, ये देखो ये I है और ये भी कितना है I, तो ये I, यानी 2I को इससे माइनस करना पड़ेगा। जैसे हम 2I को माइनस करेंगे हमको क्या मिल जाएगा, कितना परावर्तित किरण विस्थापित हुआ है। तो देखो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2I कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये देखो 2I
प्लस 2 थीटा माइनस 2i, तो 2i कट गया 2 थीटा, तो आंसर कितना आया 2 थीटा। यानी दर्पण को हम थीटा कोण घुमाते हैं आपतित किरण को स्थिर रखकर, तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण घूम जाती है, 2 थीटा कोण घूम जाती है। यहां पर एक और वर्ड याद रखिएगा, सेम सेंस, सेम सेंस याद रखिए। ये सेम सेंस का मतलब क्या हुआ, मैं दर्पण को जिस दिशा में घुमा रहा, देखो दर्पण को हम किस दिशा में घुमा रहे हैं, इधर इस डायरेक्शन में, यानी मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूं, तो जो परावर्तित किरण है वो भी उसी डायरेक्शन में घूम रहा है बेटा, वो भी उसी डायरेक्शन में घूम रहा है ना। ये इसलिए हमको ध्यान रखना है, सेम सेंस, ये आपको ध्यान रखना, क्लियर, ठीक है बेटा। तो आप अच्छे ध्यान रखना, सेम सेंस का भी मतलब अच्छा ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर हम आपतित किरण को स्थिर रख करके दर्पण को थीटा कोण घुमाते हैं, तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण घूम जाता है उसी दिशा में, याद रखना। कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड, इफ द मिरर इज रोटेट बाय थीटा डिग्री, देन द रिफ्लेक्टेड रे इज आल्सो डिफ्लेक्टेड बाय 2 थीटा डिग्री, बाय 2 थीटा डिग्री इन सेम सेंस, ठीक है बेटा। तो मैंने आज जो बच्चे ने जो डाउट पूछा था वही मैं आपके साथ शेयर किया हूं बेटा, है ना। और आपको इससे समझ में आना चाहिए हम कितने डेप्थ में और कितना एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हैं, ये आपको इसका भरपूर फायदा उठाइए बेटा, है ना। और ये एक सुंदर पोस्ट है, एक सुनहरी अवसर है, इसका भरपूर उपयोग कीजिए, है ना। और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करने की कोशिश करिए अर्जुना क्लासेस के में, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।